चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। क्वेश्चन वही है, पार्ट दो है, दो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। 2013 में आया था। तो क्या कह रहा है, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, लैप जॉइंट है, सिंगल रिवेटेड है, टू सिमिलर प्लेट्स हैं, ठीक है। लैप जॉइंट आपको पता हुआ है, ऐसे लैप बट जॉइंट, लैप जॉइंट, बट जॉइंट ऐसा होता है। तो बट जॉइंट को जॉइंट करने के लिए एक अलग से स्ट्रैप इसके ऊपर से रखा जाता है, इसके ऊपर से एक अलग से स्ट्रैप रखा जाता है इस जॉइंट को, लैप जॉइंट ऐसे, ठीक है। फिर इसमें रिवेट का होल किया जाता है और रिवेट डाला जाता है, फिर जॉइंट होता है ये, ठीक है। ये लैप जॉइंट हो गया। तो भाई विड्थ दे रखी है 200 mm, थिकनेस दे रखी है, 3 रिवेट्स हैं, ठीक है। और डायमीटर ऑफ द रिवेट दे रखा है और डायमीटर ऑफ द रिवेट होल दे रखा है। रिवेट का डायमीटर अलग है, रिवेट होल का डायमीटर अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। और टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है कि इतना अलाउबल है, शियर स्ट्रेस दे रखा है कि अलाउबल शियर स्ट्रेस दे रखा है, इतना शियर स्ट्रेस अलाउबल है, और क्रशिंग स्ट्रेस दे रखा है, इतना क्रशिंग स्ट्रेस अलाउबल है। तो भाई हमसे पूछा है कि पहले क्वेश्चन में क्रशिंग स्ट्रेस आपको पता ही है, शियर स्ट्रेस आपको पता ही है कि कैसे शियरिंग के थ्रू मटेरियल फेल होगा जब शियर होगा। और टेंसाइल स्ट्रेस आपको पता हुआ है कि अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा कि अगर जो रिवेट है अगर वो टेंसाइल के थ्रू अगर फेल होना चाहेगा, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब अगर वो टियरिंग होना चाहेगा यहाँ से, अगर जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि अगर ये जो यहाँ पर ये सेक्शन है, अब आपको पता है सेक्शन है, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी है, तो स्ट्रेस रेजर होगा, स्ट्रेस रेज होगा तो फेल होने की सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ से, इस सेक्शन से, जहाँ पर रिवेट है तो ये रिवेट वाला सेक्शन से, ठीक है, इनके बीच में से फेल होने की ज़्यादा समझाना है। तो वो फेल होगा टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, टियरिंग स्ट्रेस, टियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। और शियर क्या होगा, शियर अगर लैप जॉइंट है तो शियर ऐसे, ठीक है, शियर से फेल होगा। और क्रशिंग है तो मतलब क्रशिंग का मतलब कि जैसे ये रिवेट है, ये रिवेट है, ये रिवेट है, और इसको ऐसे ये ऐसे पकड़ रखा है, और इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे खींचूँ, यहाँ से अगर मैं इसको ये ऐसे है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे लोड लगाऊँ, ये रिवेट है, ये रिवेट है, और मैंने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ रखा है, अगर मैं इसको यहाँ से लोड लगाऊँ तो ये रिवेट है ना, ऐसे करके बाहर निकल आएगा। जो ये क्रशिंग ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके बाहर निकल आएगा, ये क्रशिंग हो गया, मतलब कि ये साथ में रिवेट भी जा रहा है, मुझे क्रशिंग हो गया, ठीक है। मतलब क्रशिंग मतलब ये यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल आएगा, ये जो रिवेट है इधर को चला जाएगा, अगर मैं लोड लाऊंगा तो ये क्रशिंग हो गया। और टेंसाइल वाला होगा वो इधर से, यहाँ से, ठीक है, ये क्रशिंग हो गया, वो टेंसाइल हो गया, और शियर ऐसे शियरिंग, अगर लैप जॉइंट ऐसे शियर हो जाएगा। 3 दे रखे हैं। हमसे पूछा हुआ है भाई, इफ द रिवेट्स आर टू बी डिजाइन टू अवॉइड क्रशिंग फेलियर, अगर क्रशिंग, हमको भाई क्रशिंग फेलियर अवॉइड करना है तो मैक्सिमम परमिसिबल लोड कितना लगाऊं, मैं लोड कितना दूं कि क्रशिंग फेलियर ना हो, ठीक है। मतलब कि जो ये रिवेट है ये ऐसे करके बाहर को ना निकल आए, समझ गए। तो कितना लोड लगाएं, कितना परमिसिबल लोड लगाएं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमको अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेंथ दे रखा है कि इतना अलाउ कर सकता है। तो भाई हमको पता है 150 मेगा पास्कल का अलाउ कर सकता है, इतना अगर इससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस लगा इस पे तो फेल हो जाएगा। तो हमको अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस दे रखा है, तो अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना, जो हम लोड लगा रहे हैं उसका क्रशिंग स्ट्रेस। जैसे कि मैं यहाँ से लोड लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से अपना जो इक्वेशन है, जो ये जो विड्थ है और थिकनेस है, इसके अनुसार मैं लोड निकालता हूँ, कितना लोड लगेगा। मान लो स्ट्रेस निकला P, ठीक है, मैं स्ट्रेस निकालता हूँ, तो जो कितना इतना अलाउ कर सकता है, तो इतना अलाउ कर सकता है, तो इसके इक्वल कर देंगे जो निकलेगा। देखो 150 मेगा पास्कल का भाई अलाउ कर सकता है, तो हमने 150 मेगा पास्कल का अलाउ कर दिया, ठीक है, इतना अलाउ कर दिया। किसके बराबर होगा, स्ट्रेस क्या होता है, P लोड, हमको पता है, हमको परमिसिबल लोड निकालना है, तो भाई हमको परमिसिबल इतना लोड पे इतना क्रशिंग स्ट्रेस हमको आना चाहिए। तो P एरिया कितना है,
ठीक है। अब देखो तीन, ठीक है, अब लोड P लगाया, अब ये लोड जो P है ये तीनों पे तो इक्वली डिवाइड होगा नहीं होगा, ठीक है, तीनों पे इक्वली डिवाइड होगा। तो मैं एक रिवेट का ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे PY3 कर रहा हूं, ठीक है। एक रिवेट पे कितना लोड लगेगा जिससे कि ये 150 मेगापास्कल उस पे ना आए। तो PY3, मैं एक रिवेट की बात कर रहा हूं, मान लो मैंने सेंटर वाले रिवेट की बात करी, लोड P तो सब पे लग रहा है पर ये इक्वली डिवाइड होगा P लोड इस पे भी, तो PY3 इस पे, PY3 इस पे, PY3 इस पे, मतलब टोटल P इस सेक्शन पे, जैसे PY3 इस पे, PY3 इस पे, PY3 इस पे, तो तीनों को जोड़ोगे तो इस सेक्शन पे कितना आएगा लोड P आएगा, तो इस पे PY3 लग गया। तो PY3 इस रिवेट पे लगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं क्रशिंग स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, तो क्रशिंग में जब होगा, हाँ, तो क्रशिंग में क्या होगा कि थिकनेस T, कितनी थिकनेस है, कितनी थिकनेस है, थिकनेस है हमारी 5 mm, ठीक है, थिकनेस हमारी हो गई 5 mm, ओके। और तो क्रशिंग की, मैं क्रशिंग की बात कर रहा हूं, तो थिकनेस हमारी 5 mm हो गई, तो क्रशिंग तो मैं यहाँ पर जो डायमीटर, अब जैसे थिकनेस 5 mm हो गई, ये होल हो गया, ये थिकनेस हो गई और ये डायमीटर हो गया। तो मैं डायमीटर कौन सा लूँ, डायमीटर ऑफ रिविट होल लूँ या केवल डायमीटर ऑफ रिविट लूँ, ठीक है। अब आपको लग रहा हो कि मैं रिविट का डायमीटर लूँ या होल का डायमीटर लूँ, तो क्रशिंग कौन देगा, रिविट देगा, रिविट बाहर निकल रहा है ना कि होल, तो रिविट जब बाहर निकलेगा, रिविट पे बाहर निकल रहा है तो ना कि होल बाहर निकल रहा है, तो रिविट का डायमीटर इसमें लेंगे। रिविट का डायमीटर कितना आएगा, डायमीटर रिविट 10, ठीक है। तो यहां से क्या आंसर आएगा, ये गया 5 या 15, ठीक है। सिग्मा इजक्वल टू, मैंने गलती, सिग्मा इजक्वल टू P इंटू ए नहीं, सिग्मा इजक्वल टू PY_A। तो PY_A एरिया कितना है, मैंने डायमीटर ऑफ कितना लिया 10, थिकनेस कितनी ली मैंने 5, ठीक है, ये हो गया 150। तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5 और P, ये 3 भी इधर चला गया, ठीक है। तो कितना हो गया 5 या 15, 15 225, तो P कितना आ गया 225, 0 तो कितना किलो न्यूटन आ गया 22.5 किलो न्यूटन। मैं भूल गया था P इंटू ए नहीं, क्योंकि हमको अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस हमको 150 मिला है, तो अलाउबल यहाँ से हम जो कितना अलाउबल 150 है, तो इसको इक्वल करेंगे PY_A के, तो PY3 एक रिविट पे निकला और 10 इंटू 5 तो 22.5 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। अब हमसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि इफ द प्लेट्स आर टू बी डिजाइन टू अवॉइड टीयरिंग फेल्योर, अगर हम प्लेट्स, तो अगर अब इसने कहा है कि पहले तो ये रिविट्स आर टू बी डिजाइन टू अवॉइड क्रशिंग फेल्योर, रिविट को क्रशिंग फेल्योर से अवॉइड करवाओ। अगर प्लेट को, जो प्लेट है मैंने आपको बताया टीयरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी टीयरिंग, ये रिविट के बीच में जो ये प्लेट है ये टीयरिंग होगी। तो अगर इसको टीयरिंग होने से बताना है, मतलब टू अवॉइड टीयरिंग फेल्योर, टू अवॉइड टीयरिंग फेल्योर, तो फिर हमसे पूछा हुआ है कि कितना लोड लगेगा, लोड P निकालना है, मैक्सिमम परमिसिबल लोड निकालना है, तो टू अवॉइड टीयरिंग फेल्योर। तो अगर मैं ये यहाँ से इस सेक्शन से सब, क्योंकि टीयरिंग फेल्योर इसी सेक्शन पर होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है यहाँ पर होल दे रखा है, डिसकंटिन्यूटी है, स्ट्रेस रेज करेगा, तो यहाँ पर टीयरिंग फेल्योर होने के सबसे ज़्यादा चांस है यहाँ पर है, तो टीयरिंग फेल्योर यहाँ पर होगा। तो कितना
कितना मैक्स अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस हमको देंगे 200 मेगापास्कल। केवल अगर 200 मेगापास्कल तक ही ये झेल सकता है टीयरिंग, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ये फेल हो जाएगा। तो हमको अलाउबल करना है तो 200 मेगापास्कल, ठीक है, हमको पी निकालना है। एरिया इस सेक्शन पे फेल होगा तो ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है होल को छोड़ के ये जो प्लेट है ये कितना होगा, डब्लू विड्थ डब्लू, और ये डायमीटर ऑफ, अब यहाँ पर डायमीटर ऑफ रिविट नहीं लेंगे, डायमीटर ऑफ होल लेंगे, क्योंकि होल का सेक्शन है, ये होल है, हमको होल लेना है, क्योंकि हमको डब्लू में से ये जो सेक्शन है, जो यहाँ पर ये गैप दे रखे छोटे छोटे, इनका एरिया निकालना है। तो इनका एरिया निकालने के लिए हमको डायमीटर ऑफ रिविट तो कम होगा, डायमीटर ऑफ होल ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ होल लेंगे। तो डायमीटर ऑफ होल है 11 mm, तो W माइनस, और 3 होल है, 3 रिविट है, 1 2 3, तो W माइनस 3 और D डायमीटर ऑफ होल DH। W में से ये तीनों रिविट होलों के डायमीटर घटा दिए, जिससे कि ये जो सेक्शन है बीच में इनका लेंथ आ जाए, और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस कितनी होगी 5 mm, ठीक है। तो यहाँ से जब लोड निकालेंगे P इज इक्वल टू 200 मेगापास्कल, W कितना दे रखा है वेट 200 mm माइनस 3, और 3 और डायमीटर ऑफ हो कितना 11 और ये 5, तो कितना आएगा 200, ये हो गया 5 दूनी 10, 1000, 11 13 33, नहीं W कितना दे रखा है 200 mm, W माइनस 3D, हाँ यहाँ पर ये 200 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 11 33, 10 में 3 गए 7, 9 में से 167, तो ये कितना आएगा 167 किलो न्यूटन, ठीक है, ये 167 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। तो ये परमिसिबल लोड हो गया। और फॉर अवॉइड टीयरिंग फेल्योर कहाँ से होगा, यहाँ से, इनके बीच में से होल के, रिविट होल के। और क्रशिंग फेलियर क्या होगा, जो ये रिविट है, रिविट का क्रशिंग फेलियर होगा, ये ऐसे करके बाहर निकल आएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, गेट 2015 में आया था ये क्वेश्चन। क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, हैज बीन जॉइंट टू ए वर्टिकल पोस्ट, ठीक है, ये प्लेट है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल पोस्ट है, यूजिंग क्या कहते हैं, यूजिंग 4 रिविट अरेंज एज द शोन इन द फिगर, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है ना, ये वर्टिकल पोस्ट से 4 रिविट के थ्रू कनेक्ट है, जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड ऑन द वर्स्ट लोडेड रिविट, हमको निकालना है, लोड निकालना है, जो वर्स्ट लोडेड रिविट है, जिसपे सबसे ज़्यादा जास्ती हुई है, जो सबसे ज़्यादा इसमें दुखी है कि भाई मैं ही सबसे पहले जल्दी फेल होऊंगा, सबसे पहले मैं ही मरूंगा, कौन सा वाला रिविट है, इन चारों रिविट से में पहले ये जान लेते हैं। तो ये जानने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 400 न्यूटन का लोड लगा हुआ है, जो इससे 500 mm की डिस्टेंस पर है, और इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, ठीक है। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो ये ग्रुप ऑफ रिविट्स है चारों, इनका डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से चारों रिविट का सेम है। अगर आप चेक करोगे तो इन चारों रिविटों का इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस सेम आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है, और जो लोड लगा हुआ है 500 mm की डिस्टेंस पर लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे वर्स्ट रिविट वो रिविट होगा जो इस लोड के सबसे नज़दीक होगा। तो सबसे नज़दीक कौन से रिविट है, ये 2 रिविट है जो शुरुआत में दिखाई दे रहे हैं, इसके सबसे नज़दीक है। तो ये दोनों सबसे नज़दीक हैं, तो ये दोनों रिविट सबसे पहले फेल होंगे, तो यही वर्स्ट लोडेड रिविट हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 400 न्यूटन जो है वो इसकी वजह से यहाँ इस 400 न्यूटन की वजह से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे 2 लोड लगेंगे, एक जिससे डायरेक्ट शियर लोड आएगा और एक टॉर्क, ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा। पर हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड ऑन द वर्स्ट लोड रिविट, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है।
ठीक है। तो एक ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा और उस ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से एक सेकेंडरी शियर स्ट्रेस आएगा और एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा इस 400 न्यूटन की वजह से। तो जो मैं यहाँ पर दो लोड लगा रहा हूँ P1 और P2, ठीक है, P1 और P2 में दो लोड लगा रहा हूँ जो दोनों इक्वल एंड अपोजिट लोड है, ठीक है, ठीक है, दोनों इक्वली एंड अपोजिट लोड है। इस P1 की वजह से अब ये जो P1 है ये इन चारों रिविट को डायरेक्ट लोड देगा, डायरेक्ट शियर लोड देगा, ये P1 लोड, ठीक है, डायरेक्ट शियर लोड देगा, प्राइमरी लोड देगा इन चारों रिविट को जो होगा PP, ठीक है, और ये इक्वली डिवाइड होंगे। तो PP की वैल्यू कितनी आएगी, PP की वैल्यू कितनी आएगी, P1 डिवाइडेड बाई 4। P1 की वैल्यू कितनी होगी, ये 400 न्यूटन को मैंने इस CG पे ट्रांसफर किया है। तो P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो P1 की वैल्यू क्या होगी, 400 न्यूटन। तो 400 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 100 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट शियर लोड निकाल लिया। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हमको टॉर्सनल शियर लोड लगाना है जो इसके ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आएगा। तो ठीक है, तो क्योंकि ये जो प्लेट है इस क्या कहते हैं, ये पोस्ट है, इससे फिक्स है, तो ये रोटेट तो कर नहीं रहा, ठीक है, घूम तो है नहीं रहा, इस लोड की वजह से ये घूम गया हो कहीं, तो इन चारों रिविटों ने इसको सपोर्ट कर रखा है। तो इन चारों रिविटों की वजह से जो सेकेंडरी शियर लोड जनरेट होगा वो इसके टॉर्क के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो सेकेंडरी शियर लोड आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ये सेकेंडरी शियर लोड आया और ये इसके परपेंडिकुलर, ये सेकेंडरी शियर लोड आया, इसके परपेंडिकुलर ये सेकेंडरी शियर लोड आया, इसके परपेंडिकुलर ये सेकेंडरी। तो ये जो चारों रिविटों के 4 सेकेंडरी शियर लोड है, ये एक टॉर्क जनरेट करेंगे जो इसके द्वारा 400 न्यूटन के द्वारा जो टॉर्क जनरेट किया गया है उसके इक्वल होंगे। तभी ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक फिट बैठेगी जिससे ये रजिस्ट कर पाएगा ये चारों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और तो ये डिस्टेंस में R1 मान लेता हूँ, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई, ये R4 हो गई। तो ये जो R1, R2, R3, R4 है, ये चारों के चारों इक्वल हैं। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4, ठीक है। तो जो सेकेंडरी शियर लोड लगा हुआ है, ये हो गया PS1, ये हो गया PS2, ये हो गया PS3, ये हो गया PS4। तो जो सेकेंडरी शियर लोड लगा हुआ है इन चारों रिविटे पे ड्यू टू सिमिट्री, क्योंकि R1, R2, R3, R4 सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेम डिस्टेंस पर है, तो ड्यू टू सिमिट्री तो सेकेंडरी शियर लोड लगा हुआ है चारों रिविटों पे, वो भी इक्वल होंगे। तो जो PS1 इज इक्वल टू PS2, PS3 इज इक्वल टू PS4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन चारों के द्वारा टॉर्क जनरेट करेंगे इस CG के थ्रू। तो क्या होगा, PS1 डिवाइड इंटू R1 PS2 R2 प्लस PS3 R3 प्लस PS4 R4 इज इक्वल टू, इसके द्वारा टॉर्क कितना आया, 400 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 500 mm, 400 मल्टीप्लाइड बाई 500, क्योंकि PS1 और PS2 सब इक्वल है और R1 R1 सब इक्वल है। तो यहाँ से PS1, ठीक है, PS1 और तो ये सब PS1, अगर PS1 रख दूँ सब में, R1 रख दूँ तो 4 PS1 R1 इज इक्वल टू 5 चौक 20, ये आ गया। तो यहाँ से मेरे को R1 पता है, R1 कितना है, R1 कितना है, ये यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है, ये 40 है, ये 40 है, तो ये हो गया 20 और ये 20, ठीक है। R1 यहाँ से निकाल लेंगे, जैसे ये R1 है तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो 20 √2, R1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 √2, तो PS1 की वैल्यू क्या आएगी, 20 ये
4√2 और 20 से 20 कटा, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 250, 2500, तो 2500√2 2 4 125 1250। तो यहाँ से जो PS1 निकल के आया वो कितना है 1767.766। तो 1767.766 ये आ गया कितने न्यूटन। ठीक है, तो ये PS1 आ गया ड्यू टू सेकेंडरी लोड, सेकेंडरी शियर लोड, और ये है प्राइमरी लोड। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट निकालने के लिए, क्योंकि ये हमको निकालना है वर्स्ट लोड में, तो ये जो दोनों लोड हैं ये दोनों ही वर्स्ट है, तो हम क्या कर, यहाँ पर ये कितना है, ये थीटा। ठीक है, ये थीटा हो गया, ये θ1, ये θ2, ये हो गया θ1। PP और PS1 के बीच में कितना एंगल है? जैसे ये PP है, ये और ये PS1 है। ठीक है, मैं अगर पहले वाले रिविट की बात करूं तो इसके बीच का एंगल θ1। ठीक है, θ1 एंगल हो गया, तो θ1 एंगल हो गया, तो ये कितना एंगल निकल के आएगा? कितना आएगा? अगर मैं एंगल निकालूं कितना आएगा? देखो ये एंगल आएगा यहां से, हाँ एंगल आएगा यहाँ। ये कितना डिस्टेंस है? ये हो गया 20, और ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं डायग्राम दूसरा यहाँ पर अलग से बनाऊँ, जैसे ये ऐसे, ठीक, ये ऐसा आया है, और ये यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया। ठीक है, तो ये प्लेट है, और ये यहाँ से ये जो है 20 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ से 20 है, और यहाँ से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 है। ठीक है, तो ये PP है और ये PS1 है। ठीक है, ये PP है। ठीक है, ये, ठीक है, और ये 20 है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, ठीक है, तो ये 20 है, मतलब ये 20 है, तो ये एंगल कितना है? 20। ठीक है, तो ये कितना एंगल हो गया? 45, क्योंकि दोनों बराबर है, 45 डिग्री। tan 45 1 होता है, तो 20, ये 45 हो गया, तो ये कितना है? ये भी 45 होगा। तो ठीक है, तो जब ये 45 है, ठीक है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? ये भी 45 होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो PS1 है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो लगेगा लोड, जो सेकेंडरी से लोड होगा वो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर, तो ये 45 डिग्री। तो जो θ1 की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या होती है इक्वेशन? PP का स्क्वायर प्लस PS1 का स्क्वायर प्लस 2PP PS1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये होता है, अब तो भाई अब क्या करें? PP का वैल्यू कितना है? PP का वैल्यू है 100 स्क्वायर प्लस PS1 कितना आ गया हमारा? 1767.766 का स्क्वायर प्लस 2 PP कितना है? 100, PS1 कितना है? 1767.766 इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 45। ठीक है, 45 आ गया। अब भाई 45 जब आया है
तो cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका कॉल कर क्या आएगा 2 × 100 मल्टीप्लाइड बाई 17,67.766 मल्टी, ठीक है, डिवाइड बाई cos 45 प्लस 17,67.766 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर √ आंसर कितना आया 1839.83। कितना आएगा आंसर 1839.83 किलो न्यूटन। आर की वैल्यू आ गई, किलो न्यूटन नहीं आएगा, ये आएगा न्यूटन। ठीक है, चमक रहा है, हाँ आएगा न्यूटन। तो क्या पूछा है न्यूटन में ही पूछा है, तो क्या निकला मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड ऑन द वर्स्ट लोडेड रिविट इज इन न्यूटन। कितना है 1839.88 न्यूटन आया। ठीक है, आपको पता चल गया, क्योंकि वर्स्ट लोड रिविट जो होगा ये दोनों रिविट होंगे, 1 नंबर का और 2 नंबर का रिविट जो होंगे दोनों वर्स्ट लोडेड रिविट होंगे, क्योंकि ये इस 400 न्यूटन के बिल्कुल नज़दीक है, सबसे नज़दीक यही है। ये वाले जो नंबर 4 और 3 है ये दूर है, जो सबसे नज़दीक होगा वही सबसे पहले वर्स्ट लोडेड रिविट होगा। ठीक है, और वो इसलिए एक कंडीशन और है इसमें कि ये जो चारों रिविट हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इक्वी डिस्टेंस पर होने चाहिए, तभी जो इसके नज़दीक लोड है वही वर्स्ट लोड रिविट की कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो इसमें थीटा इक्वल टू 45 हो गया, इसमें 45, इसमें कितना होगा 135, इसमें कितना होगा 135, और जहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या कहते हैं थीटा 3 और थीटा 4 से लेस देन है, तो वहाँ पर भी जो लोड होगा वो मैक्सिमम ही आएगा। जहाँ पर थीटा 1 लोड कम आएगा वहाँ पर आर मैक्सिमम आएगा। ठीक है।